बच्चों, मैं आज आपके सामने जो है चित्रकला केवल प्रश्न पत्र आपका जो हाई स्कूल का पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चित्रकला कक्षा 10 का समय आपको जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। कितने का? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। नोट: प्रारंभिक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और इनका जो पूर्वांक है वो कितना है? 70 है। कितना है? 70 है। निर्देश: अपना अंकमांक दिए गए ड्राइंग शीट पर कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। यानी कि आपकी जो कॉपी है उस पर भी आपको हस्ताक्षर कराने हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रश्न पत्र क और ख, ध्यान दीजिए बच्चों, क और ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 3 में। 3 खंडों में ये विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। 3 जो खंड है इन्हें तुम्हें हल करना अनिवार्य है। खंड क, ठीक है, खंड क को देखेंगे। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक में से 20 बहुविकल्पीय, क्या थी? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, आलेखन का अलग आएगा और प्राविधिक का अलग आएगा, यानी कि इनके जो है दोनों खंड अलग अलग होंगे 20-20 क्वेश्चन के। आप अगर आलेखन कला है तो केवल आप आलेखन का ही जो है 20 क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपका प्राविधिक है तो आप प्राविधिक के 20 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चलिए, इसके बाद अगला है आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया है वो ओमार शीट पर अवश्य अंकित कर दें कि आपके पास आलेखन कला है या प्राविधिक। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आलेखन है तो आप इस पर टिक करेंगे और प्राविधिक है तो आप इस पर टिक करेंगे। देखिए, इसके बाद आलेखन जो है, आलेखन कला ये कितने नंबर की है? 20 नंबर। पहला प्रश्न है मुख्य रंग, यानी कि निम्नलिखित के प्रत्येक के बहुविकल्पी 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक सही होगा और एक सही का आपको चुनाव करना होगा। पहला है मुख्य रंग कितने हैं। ठीक है, आप जानते हैं मुख्य रंग कितने हैं। तो मुख्य रंग जो है आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से अब दूसरा प्रश्न है आपका, तो इसमें से शीतल ठंडा रंग कौन सा है? आपको बताना है जो ठंडा का मतलब है वो रंग जो आंखों को चुभन पैदा नहीं करता हो, आंखों को नहीं चुभता हो। ठीक है, वो रंग ठंडा होता है। तो हम देखते हैं कि हरा रंग क्या है? ठंडा रंग है, क्योंकि हरी प्रकृति है। प्रकृति को देखते हैं तो हमें कभी भी मतलब परेशानी महसूस नहीं होती। लाल रंग जो है वो आंखों को चुभता है और नारंगी रंग लाल और पीले से बना हुआ होता है। ये द्वितीय रंग होता है, ये शीतल रंग नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग जो गर्म रंग है? गर्म का मतलब जो उत्तेजना पैदा करे, गर्मी पैदा करे। ठीक है, आप समझ रहे हो कौन सा रंग है? तो आप देख पा रहे होंगे कि लाल रंग जो है ऐसा है जो गर्म रंग है। न तो नीला है, नीला ठंडा रंग होता है, हरा ठंडा होता है और धानी इन दोनों को मिलाकर के बनता है। आपको हम बता रहे हैं कि ओसवाल्ट के चक्र में कितने रंग होते हैं। ओसवाल्ट के चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओसवाल्ट का जो चक्र है आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने रंग हैं? आपके 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। ठीक है, तो आपका क विकल्प बिल्कुल सही है, इस पे हम राइट कर देते हैं। इसके बाद आपका जो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग सेकेंडरी, यानी प्रारंभिक रंग और द्वितीय रंग। देखिए, जो रंग दूसरे रंग से मिलकर बनता है वह रंग जो है द्वितीय कहलाता है। अच्छा, नारंगी आप जानते ही होंगे, नारंगी किस रंग से बनता है? सब जानते हैं ना, पीले और
लाल से मिला के बनता है, इसका मतलब है नारंगी द्वितीय रंग है। लाल जो है मूल रंग है, पीला मूल है और नीला मूल है। ये रंग जो है आपके कैसे हैं, मूल रंग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। तटस्थ रंग कौन सा है, यानी उदासीन रंग कौन सा है जिसका किसी रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सफेद और काला, नारंगी और पीला, लाल और नीला, हरा और पीला। तो हम देखते हैं उदासीन रंग, या तो कोई सफेद परछाई प्रकट करता है या काली परछाई प्रकट करता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, तटस्थ रंग कहते हैं, सफेद या काला। चलिए नेक्स्ट पेज पर आप चल रहे हैं और देखते हैं कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक माने पहले रंग। चलिए हरा और आसमानी और पीला है नहीं, आपके 3 रंग हैं, लाल, नीला और पीला। तो आपका उत्तर कहाँ मिल जाता है, आपको ये वाला उत्तर आपको मिल जाता है। काला, सफेद, भूरा नहीं है, नारंगी, धानी और आसमानी नहीं है ये रंग। ठीक है, क्योंकि मूल रंग कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला। तो ये प्राथमिक कलर होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आपके सामने। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, ऐसे कौन से रंग हैं जो आर पार दिखाई देते हैं। अगर एक रंग के बाद दूसरा रंग भर दे तो पीछे वाला रंग आपको दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी रंग। तो जल रंग यानी वाटर कलर, तेल रंग, एक्रेल रंग या पेस्टल। तो हमको आपको समझ में आता है कि जल रंग एक ऐसा रंग है, कैसा, जो हमें आर पार दिखाई देता है उसपे। ठीक है, नंबर 9, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफेद जो रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा है, यानी कि सफेद के, तो आप देखेंगे विरोधी जो रंग होता है उसका उल्टा होता है, यानी काले का क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें बिल्कुल अलग हो, जैसे नीले का पीला हो जाता है, आसमानी का बैंगनी हो जाता है और नारंगी का जो है कैसा हो जाएगा, बताइए, आपको छोड़ दिया ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है। लाल रंग हो और नीला रंग बनाइए तो आपका बैंगनी बनेगा, आसमानी बनेगा, नारंगी बनेगा या भूरा बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि इसका उत्तर है बैंगनी रंग। कौन सा, बैंगनी रंग है। चलिए अगला प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। कौन से रंग में, पीले रंग में लाल रंग आप मिला देंगे तो आपका कौन सा रंग बनेगा, नारंगी बन जाएगा या धानी बन जाएगा या बैंगनी बन जाएगा या आसमानी बन जाएगा। और आप समझ रहे होंगे, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा रंग बनेगा, आपका नारंगी रंग बन के तैयार हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। जितने प्राथमिक रंग होंगे हो सकता है कि उतने ही द्वितीयक रंग हो। तो 6 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे या 3 होंगे। तो द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, 3 होते हैं। जैसे लाल और पीले को अगर आप मिला देंगे तो नारंगी बन जाएगा। ठीक है, अब पीले और जो है हरे को मिला देंगे, पीला हरा तोतई बन जाएगा। ऐसे ही लाल और नीले को मिलाएं तो बैंगनी बन जाएगा, वो ही रंग है। ठीक है, इसके बाद पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, जैसे पीला रंग। तो पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है, बिल्कुल विरोध में हो, बिल्कुल चटकदार रंग हो, यानी तेज रंग हो। यानी कि पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है। कौन सा होता है, नीला होता है, सफेद नहीं होता, हरा नहीं होता है। चलिए इसके अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये तो सब जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं कि इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। चलिए कला शब्द किस भाषा का है, यानी किस भाषा में कला शब्द बोला जाता है। हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, मलयाली, यानी कि आपकी जो भी भाषा है उसमें किस में बोला जाता है। तो आप देखिए संस्कृत भी है, हिंदी भी है, फारसी भी है और पाली भी है। तो हम चारों भाषाओं में से संस्कृत जो शब्द है वो हमारा, कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न पर। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है।
तो काली रेखा की देखिए एच मीन्स होता है हार्ड, कठोर, और 2H का मतलब और ज्यादा कठोर, यानी कि पेंसिल जो है बहुत ज्यादा कठोर होती है तो उसे 2H कहते हैं, और जो कठोर होती है उसे H कहते हैं। HB का मतलब है मुलायम भी है और कठोर भी है, और 2B का अर्थ है केवल हार्ड नहीं है, केवल वैल्यू मुलायम है, उसकी वैल्यू कैसी है, मुलायम है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? सबसे जो हल्की होती है वो 2S से होगी, HB से होगी, यानी कि 2B से होगी, या इस हल्की रेखा होगी। तो आप जानते हैं जितना हार्ड ज्यादा होगा उसकी रेखा भी उतनी हल्की होगी। जो हार्ड ज्यादा होगा, आप समझ रहे हैं ना, हार्ड कौन सी होती है, एच वाली जो पेंसिल होती है वो हार्ड होती है, और जितनी हार्ड होगी उतनी ही जो है रेखा कैसी होगी उसकी, समझे, हल्की होगी। कैसी होगी, हल्की होगी। इसके बाद फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो किसको, फूल के कली के बाहरी रेखा यानी आउटलाइन, जैसे आपने फूल बनाया, ठीक है, और या आपने पत्ती बनाई, ठीक है, इसका जो है बाहरी रेखा कौन सी से बनेगी? तो आप समझते हैं नंबर 2 से बनेगी, नंबर 4 से, नंबर 6 से, या नंबर 7 से। तो हम देखने को मिलता है कि नंबर 2 का जो है ब्रश लेते हैं तो बहुत अच्छी बारीक और अच्छी सटीक लाइन आती है। इसके बाद जो है 19वां जो प्रश्न है आपका, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? समझ रहे हो, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या 6 प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे बनावट, आप जानते हैं, तो बनावट के आधार पर वो 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। या तो लंबाई में बनेगा, या चौड़ाई में बनेगा, या ऊंचाई में बनेगा। कोई भी आलेखन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन जो बिल्कुल बीचा बीच में बना होता है, कोने का आलेखन जो कोनेयों को बनाता है, किनारीदार आलेखन केवल किनारियों को, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं छत का आलेखन बीच के केंद्र बिंदु को मान करके बनाया जाता है, जिसे हम केंद्रीय आलेखन कहते हैं। इस प्रकार से आपके जो है कितने प्रश्न हो गए आपके, बहुत 20 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से जो है प्राविधिक कला का भी आपको जो है प्रश्न आपको मिलेंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का अंश होता है, यानी कि जिस समबाहु त्रिभुज की जो है कोण होते हैं, जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं, वो कोण कितने का हो सकता है? 60 अंश का, 45 अंश का, 30 अंश का, या 90 अंश का। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिभुज की जो तीनों जो भुजाएं होती हैं उनका योग कितना होता है? 180 अंश। कितना? 180 अंश होता है। तो अगर उनमें 3 का अगर हम भाग दे दें तो उसका उत्तर निकल के आ जाएगा आपका 60 अंश। कितना? 60 अंश। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण पूरा कोण जो होता है, जो गोला पूरा, वो कितने अंश का होता है? आप जानते हैं ये पूरा गोला जो है 360 अंश का होता है। कितने का? 360 अंश का होता है। तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। ये प्राविधिक वालों के लिए है, यहां लिखा हुआ है आपका कौन सी कला के लिए? प्राविधिक। कुछ बच्चे जो है चित्र बनाने का काम लेते हैं, चित्र बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके लिए आलेखन होती है। और जो चित्र बनाना कम जानते हैं या गणित के जो छात्र होते हैं, जो मूल रूप से गणित लेते हैं, उनके लिए ये प्राविधिक कला होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कौन ले सकता है इसको? वो ले सकते हैं जिनको चित्र बनाना नहीं आता, वर्ग जो है मतलब गणित करना बहुत अच्छा आता है, गणित में बहुत माहिर होते हैं, वही बच्चे लेते हैं। ठीक है। इसके बाद समकोण कितने अंश का होता है? अगर हम ये देखें तो समकोण जो है कितने अंश का होता है? समकोण माने आप जानते हैं ये क्या है? समकोण है। क्या है ये? 90 जो अंश का जो कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। 90 अंश के कोण को, 45 अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसको जो है
अधिक कोण कहते हैं, इसको जो है अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण, सॉरी 90 से जो कम होता है 45 होता है या उससे कम हो तो यानी कि 90 से जो कम होता है वो न्यून कोण होता है और 90 का जो होता है वो सम कोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अगर आपके पास एक चौखान वर्ग बना हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो ये प्रत्येक कोण कितने का, यानी 360 के अगर मैं 4 भाग कर दूं, यानी कि 360 भाग 4, तो आपका कितने का आएगा? 90 अंश का। कितने का? 90 अंश का आता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 अंश का होता है। चलिए, इसके बाद एक वर्ग के अंतर्गत कोणों का योग कितना होता है? एक वर्ग के जो अंदर जो कोण होते हैं, जैसे आपका ये कोण, तो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का, तो कितने के हो गए? 9 चौक 36, यानी कि 360 अंश का। इसका भी उत्तर ये है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरी होती है? 2B से, 2S से या 4S से या S से? देखिए, H वाली सभी हार्ड होती है और B वाली सॉफ्ट होती है, तो 2B से बनी रेखा सबसे काली होगी। हाँ, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की अगर चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की, या बड़ी छोटी होती है, आमने सामने बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? कैसी होती है? बराबर होती है। बिल्कुल सही आपने पहचान लिया। चलिए, हम जो है आलेखन कला में आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये प्राविधिक कला में सॉरी बता रहे हैं कि वो प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। अलग अलग देने होंगे, आलेखन वालों को अलग और प्राविधिक वालों को अलग। यानी कि जो लड़कियां होम साइंस की हैं, जिनके पास होम साइंस ले रखा है, मैथ नहीं लिया है, तो मैथ वाले बच्चे ज्यादातर अक्सर क्या लेते हैं? वैसे हमारे जो विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं सबने क्या ले रखा है? होम साइंस है या मैथ है, लेकिन उनके पास आलेखन कला है। चलिए, इसके बाद मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी से सबसे पहले हम जो नापते हैं तो उससे पहले मुख्य जो भाग होता है, क्या 0 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है? इनमें से कोई अंतर नहीं। जब हम शुरुआत किसी चीज पैमाने की करते हैं, सबसे पहले शून्य लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? समझ में आ गया? हाँ, मैं समझ रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बहुत इजी सवाल है ये। कक्षा 4-5 के बच्चे सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो ओ जैसा होता है या त्रिभुज जैसा होता है या वर्ग जैसा होता है या इनमें से कोई नहीं? आप तो जानते हैं वृत्त का मतलब क्या है? गोल होता है। कैसा होता है? पक्का समझ में आ गया? थैंक यू। चलिए, इसे 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार का मतलब जिसकी भुजाओं में अंतर होता है, लंबाई में और चौड़ाई में अगर अंतर होता है, और आमने सामने की भुजा जब बराबर होती है, आमने और सामने की भुजा जब बराबर होती है, तो उसे आयताकार कहते हैं। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आयताकार। ये तो वर्ग है आपका, ये वृत्त है, तो ये क्या है? आयताकार है। इसका उत्तर क्या है? ग है। ये 3 भुजाओं वाला है, आयताकार की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? आप त्रिभुज यानी 3 भुजाएं। पहले हम देखते हैं 1 2 3 का की तीनों भुजाएं हैं। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। इसकी ख की 4 भुजाएं, इसमें कोई भुजा दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है आपका उत्तर कौन सा होगा? क। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, यानी ये त्रिभुज है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13वां जो है स्क्रीन पर है। रेखा किसे कहते हैं? लाइन। तो लाइन किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है हम रेखा कहते हैं, या सीधी रेखा को रेखा कहते हैं, या 3 बिंदुओं के बीच की रेखा को रेखा। इनमें से कोई नहीं। साफ सी बात है, आप एक बिंदु दूसरा बिंदु, जब एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिला देंगे तो वो रेखा क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। उसे लाइन कहेंगे, अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे आप? रेखा कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन एक अधिक कौन है। अच्छा, अधिक कौन को आप जानते हैं, अधिक कौन किसको कहते हैं, 90 अंश से जो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। जो 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से कम, आप समझ में आ गया होगा, पहला उत्तर हमारा सही है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज। इनमें तीनों भुजाओं का अंतः कोण बराबर हो, या इनमें तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हो, एक छोटी बड़ी होगी तो क्या होगा, कोण समबाहु हो जाएगा, नहीं होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर हो, एक छोटी हो तो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। इनमें से कोई, इसका मतलब पहला वाला सही है। इनकी तीनों भुजाओं का अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि तीनों भुजाओं में जो कोण होते हैं, जैसे कि मान चलते हैं 60, 60 और 60, जो 60 की भुजाओं के 60 में 180, इन तीनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज है। अब 16वां प्रश्न है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। चलिए, सरल कोण या ऋज कोण नहीं कहते हैं, अधिक कोण नहीं कहते हैं, समबाहु कोण नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। मैंने बोला था कि 90 अंश से ज्यादा और 180 से 80 अंश पे उसे कहते हैं आप अधिक कोण। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो पहला ही प्रश्न सही है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। 18वां प्रश्न है, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, पूरा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मीटर का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। 10 मिलीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो देखिए, एक डेसीमीटर में कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर, कितने, 10 सेंटीमीटर। तो एक डेसीमीटर बराबर सेंटीमीटर होते हैं 10, 20 नहीं होते, 40 नहीं होते, 30 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। जब सेंटीमीटर जो है 100 होते हैं तो डेसीमीटर कितने होंगे, 10 होंगे, कितने होंगे, 10 डेसीमीटर होते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर बनता है। आपकी बात समझ में आ गई हो। 20वां लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए ऊपर भागे नहीं भाई। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। हो, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि 1H से या HB से या 2HB से या इनमें से कोई, यानी कि जितना हार्ड ज्यादा होगा उसकी रेखाएं उतनी ही हल्की होगी, अर्थात आपका तीसरा वाला ग सही है, ठीक है। अब आता है खंड ख। बस बच्चों इसी को ध्यान से देखना है। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। क्या करना है, केवल एक ही चित्रण करना है। आपकी समझ में आ रही है, क्या है, केवल एक चित्रण करना है, ठीक है। तो देखिए, चाहे तो प्राकृतिक दृश्य करिए या आप जो है आलेखन ये वाला करिए, ये दोनों ही कितने के, 10, 5, 15, 15, 30, 30 नंबर का ये प्रश्न होगा, और ये भी कितने हैं, 15 और 30, यानी कि 30 नंबर का आप करिए। तो पहले आपको बता देते हैं 30 नंबर के जो प्रश्न आप करने जाएंगे उसमें क्या है। प्राकृतिक दृश्य में दिए गए ड्रॉइंग शीट गलत लिखा हुआ है। मैं 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, यानी कि सूर्योदय यानी सूर्य निकल रहा हो उसका चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश, सीटी वाला सा गलत है, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियों और कुएं के पास घास चरती हुई गायें बनाइए। यानी कि गांव का एक दृश्य बनाना है जिसमें सूर्य निकल रहा हो, झोपड़ियां हो, कुएं हो, पक्षी हो और गाय जो है कुएं के पास चल रही हो। इस चित्र को आपको वाटर कलर से बनाना है। आपको लिखा है किस कलर से, वाटर या पेस्टर कलर। पेस्टर कलर तो जानते हैं, चौक वाले जो कलर होते हैं उन्हें पेस्टर कलर कहते हैं। आपको सही संरचना या परफेक्ट बना देंगे, अर्थात सही
और सही संरचना का मतलब है आकृति सही हो। गाय आपने बनाई उसकी आकृति सही हो, झोपड़ी बनाई उसकी आकृति सही हो, पेड़ बनाए उसकी आकृति सही हो, पहाड़ बनाए उसकी आकृति सही हो, तो आपको 10 अंक एग्जामिनर देगा। संयोजन यानी कि जो जगह पर जिस पर होनी चाहिए उस जगह पर कोई चीज है तो उसका संयोजन ठीक प्रकार से। जैसे झोंपड़ी है तो झोंपड़ी की दीवार एक बड़ी है एक छोटी है, और झोंपड़ी के पास आदमी खाटे बिछा के बैठा है तो वो संयोजन ठीक है, और एक बहुत दूर जाके बैठा है दिखाया जा रहा है तो, या खेत बिल्कुल झोंपड़ी के नजदीक दिखा दिया जाए, ये संयोजन ठीक नहीं होता। उसके संयोजन करने के लिए आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग ऐसा हो कि आपको जब चटक कलर दिखाने हो, चमकदार आपकी सीनरी दिखानी हो, तो ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाएगा जो कैसे हो, विरोधाभास प्रकट करते हो। तो उन रंगों में क्या होगा, आपकी चमक ज्यादा आएगी। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव अर्थात कहीं कहीं पर टिंट और लाइट शेड का भी प्रभाव आपको देंगे तो आपको उस पर अंक आपको देगा। नहीं तो एग्जामिनर क्या होगा, एक सामान्य सा चित्र आपने अगर बना दिया, जैसे आपको मैं स्क्रीन पर यहाँ दिखा रहा हूं, अगर आपने ऐसा चित्र बना दिया तो क्या होगा, बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन आपने पेंसिल का इस तरह से बना दिया तो उसके लिए कोई खास ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे। अब आलेखन का दूसरा भाग है, अगर बच्चे जो है, कुछ लड़कियां जो होती हैं, लड़के तो आप सीनरी दृश्य बना लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है क्या करती हैं, एक ड्राइंग शीट पर आलेखन का तैयार करती हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 की सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए, किसके, जो घर में जो खिड़की होती है उसके पर्दे वाला लय में आलेखन चित्रण कीजिए, यानी कि लय में ढलान में आलेखन प्रस्तुत कीजिए पूर्ण है, जिसमें भारतीय पुष्प क्या हो, भारत का जो पुष्प, जैसे आप जानते हैं भारत के जो पुष्प 6 प्रकार के होते हैं, कलियां, पत्तियां और सुंदर संयोजन, आलोकन और मछली का लय पूर्ण, यानी मछली की, उसके अंदर भी ये बताइए कि मछली भी हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले रंगों को भरना आवश्यक, यानी 3 रंगों का भरना बहुत जरूरी है। तो उसकी क्या है कि इकाई मौलिकता के आधार पर आपने जो बनाया उसके 10 अंक लय में बनाए हैं। चलिए, लय का मतलब क्या होता है, आपने पत्ती बनाई, उल्टी सीधी बना दी, टेढ़ी मेढ़ी पत्ती तो बना दी, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे आलेखन में आप बनाएंगे, आप सही लय में बनाएंगे तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। कमल है, गुलाब फूल आपने लय में बढ़िया में बनाए, यानी कि बिल्कुल फ्लो में बनाए तो आपको मिल जाए उत्तम रंग। अगर आपने रंगों का चयन बहुत बढ़िया किया, जैसे मैं कहूंगा कमल के फूल का चयन करते हैं तो कमल में बहुत से बच्चे लाल रंग, बहुत से बच्चे गुलाबी रंग भर देते हैं, नहीं, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। जहां जो किनारे होते हैं वो डार्क होते हैं और जो साइड होती है, जहां लाइट कम पड़ती है, प्रकाश कम पड़ता है, उस जगह पर डार्क होता है, अर्थात लालपन ज्यादा होता है, और जहां पर प्रकाश ज्यादा पड़ता है वहां पर गुलाबी रंग या हल्का रंग होता है। ये उसका क्या उत्तम रंग संगति होती है। आकर्षण और सामान्य प्रभाव, यानी कि उसको हाईलाइट करना, चमक प्रस्तुत करना, वो कहलाता है। इसके बाद प्राविधिक कला है, इसमें भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा। चलिए, इसके बाद खंड ग आ जाता है। कौन सा खंड, खंड ग आता है। इसमें से भी आपको 10-10 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, वो आपको करने होंगे, वो भी किससे, स्मृति चित्रण से। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद करके, सोच समझ के तैयार करना। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल की सहायता से बनाइए। आपको यहाँ पर रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, खास करके बच्चों सुन लीजिए, आपको रंग का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका करना है, केवल पेंसिल का इस्तेमाल करना है, और वो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अर्थात आप अगर लंबाई में बना रहे तो अपना हाथ रख के देख लीजिए, अगर हाथ से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, अगर चौड़ाई में बना रहे तो ऐसे हाथ रख लीजिए, हथेली से इसका इससे, यानी कि ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। आपने चाय का कप बना दिया, इतना छोटा सा बना दिया, ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये कह रहा है कि नाप कितनी हो, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पत्तियों सहित आम, क्या बनाना है आपको, पत्तियों सहित आम बनाना है, लेकिन उसमें आम के अंदर क्या होनी चाहिए, पत्तियां होनी चाहिए।
पत्तियों सहित अनार, अनार भी बनाइए, लेकिन कैसा बनाना है आपको, पत्तियों सहित। ध्यान से देख लो, आपको स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे हम साथ ही साथ, और आम कैसा बनाना है। इसके बाद पत्तियों सहित मूली, मूली तो बनानी है लेकिन पत्तियों सहित बनानी है। लौकी बनानी है, आप लौकी देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर लौकी भी दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से आपको पेंसिल से अपने ये बनाने हैं। अब इसमें ध्यान रखना है रेखा सौराष्ट्र यानी कि लाइन का, टूट फूट का। अगर आपकी लाइन सटीक, बारीक और प्रभावशाली है तो आपको 4 अंक वो दे देगा। और आकृति की अनुरूप है, आकृति जैसी है, मान चलिए आपको लौकी बना दी, चलिए ठीक है, आपने लौकी बना दी। अब उसने लौकी को यहां तो कर दिया पतला, यहां कर दिया मोटा, और यहां लिख दिया लौकी, ये गलत है। तो आकृति भी किस तरह की होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो भी 10 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है। ये भी किसके माध्यम से बनाना है, पेंसिल के माध्यम से बनाना है। तो आप सुराही बना सकते हैं, ठीक है। आप देखिए स्क्रीन पर सुराही कैसे बनानी है, आप समझ सकते हैं। खुला छाता, आपको छाता भी आपको देख लीजिए स्क्रीन पर, छाता बनाना है। कप और प्लेट आप रोजाना बनाते हो क्लास में, आपको कप प्लेट बनानी है। जग बनाना है। कितने सरल आपका जो पेपर आया हुआ है, इस पेपर को इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अंक निर्धारित किए गए हैं कि 4 अंक किस चीज के मिलेंगे, 6 अंक किस चीज के, यानी कि बनाने के आपको 10 अंक नहीं मिलेंगे। रेखा सौराष्ट्र अर्थात लाइन टूटी फटी न हो, साफ सुथरी और लयात्मक तरीके से हो, तो आपको 4 अंक एग्जामिनर देगा। आकृति के अनुरूप हो, देखिए आपने अनुरूप का मतलब है आपने कप और प्लेट बनाई, तो कप तो बना दिया छोटा सा और प्लेट बना दी बड़ी सी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो भी आपके अनुरूप नहीं है। जैसे कप वैसे ही इतना ही आकार से, हिसाब से, ऐसा ना लगे कि कप बड़ा हो गया या प्लेट बड़ी हो गई। अगर आप आकार का प्रभाव रखेंगे, जग छोटा रहेगा, हैंडल बड़ा हो जाए, या हैंडल छोटा हो जाए और जग बड़ा हो जाए, ठीक है। खुला छाता बड़ा हो लेकिन डंडी पकड़ने वाली छोटी हो, तो इस तरह से अगर आप गलत करेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे MS चौहान या मोहन सर की ऑनलाइन क्लास को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट मिले, आप भी अच्छे अंक प्राप्त करें और वो भी अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। इसी के साथ